हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के सेशन में। तो एथिक्स के जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स है और जो थियरीज़ है उनको हम पढ़ रहे हैं एथिक्स के इस सेशन में। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत और उनके एथिकल थियरीज़ को पढ़ेंगे इस सेशन में। तो इमैनुअल कांत जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर रहे हैं और ही लिव्ड ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, यानी ये एनलाइटनमेंट एरा का टाइम है। एनलाइटनमेंट एरा यानी 17th और 18th सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जैसे पॉलिटिकल स्टेट क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, इनके बारे में एक जागृति आई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस दौरान के ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर और थिंकर रहे हैं। तो इनकी स्मॉल बायोग्राफी देखेंगे हम। इनका जन्म हुआ था 1724 इन प्रशिया। प्रशिया अगर नाम आपको याद है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो बिस्मार्क का नाम आपको याद होगा। तो बिस्मार्क भी प्रशिया से आते हैं जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था। तो प्रशिया ही आगे जाके जर्मनी जो अभी हम देखते हैं जर्मनी बनी। तो प्रशिया की एक टाउन है, एक छोटा टाउन है कॉनिन्सबर्ग। यहाँ पे कहीं तो ये टाउन है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रशिया का मैप है, पुराना मैप है। तो ऐसे अभी ये मैप तो है नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो ये उस समय प्रशिया का पार्ट था, यानी एंशिएंट जर्मनी हम बोल सकते हैं। अब के समय में ये रशिया का पार्ट है और इसे कैलिंगग्राड कहते हैं इन रशिया। तो यहाँ पे कहीं तो ये पर्टिकुलर टाउन दिखेगा। तो ये हालांकि ये रशिया का पार्ट है या रशिया का मेनलैंड है। और यहाँ पे आप देखोगे कैलिंगग्राड यानी जो मेनलैंड है रशिया से दूर है कहीं पे। यहाँ पे लिथुआनिया और बाकी के स्टेट्स आपको दिखेंगे। तो थोड़ा सा जुदा है फ्रॉम द रशिया, बट इट इज़ पार्ट ऑफ रशिया नाउ। सो ही वॉज बॉर्न इन कॉनिंग्सबर्ग। और उनकी अगर हम देखें पैदाइश जो हुई थी बहुत ही हम्बल और डिवाउट हाउस होल्ड में हुई थी। वो बेसिकली एक सेक्ट है, पिटीस सेक्ट, जो लूथरियन चर्च, मार्टिन लूथर के बारे में आपने पढ़ा होगा। मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर एक प्रीस्ट हुआ करते थे 15th सेंचुरी में, 15th और 16th सेंचुरी में। तो उन्होंने एक सेक्ट बनाया था क्रिश्चियनिटी का जिसे पिटीस सेक्ट कहते हैं और लूथरियन चर्च अलग चर्च होते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्ट से इनकी फैमिली बिलोंग करती थी। और इस सेक्ट के बारे में बात करें तो दिस सेक्ट वैल्यू मॉरल गुडनेस, हार्ड वर्क, ड्यूटी एंड कॉन्शियंस ओवर डोगमास। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ नोट करनी है, ड्यूटी और कॉन्शियंस। और इन्हीं दो वैल्यूज़ का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा है ऑन इमैनुअल कांत और इसी पे उनकी आगे की फ़िलॉसफ़ी और उनकी थिंकिंग बिल्ड हुई है। तो वी कैन सी ही इज़ फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। और उनकी लाइफ में भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा रिचनेस नहीं थी, इसे हम पढ़ेंगे आगे। तो डेफिनेटली उनकी फैमिली एक रिलीजियस फैमिली थी और उनको भी रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था। बट डिस्पाइट इंटरेस्ट ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। रिलीजियस यानी वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ऐसी बात नहीं थी। और इसके पीछे भी कोई कारण है। तो वो आगे जाके रिलीजियस पढ़ाई करने की बजाय ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लैटिन क्लासिक्स। आपने लैटिन क्लासिक्स के बारे में पढ़ा होगा, सीजर के बारे में पढ़ा होगा, कोलोजियम के बारे में पढ़ा होगा। तो इनके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था और ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस। बट नन द लेस उनमें हमने जैसे कहा कुछ वैल्यूज़ जैसे ड्यूटी और कॉन्शियंस, ही डेफिनेटली वैल्यूज़ दिस थिंग्स दैट केम फ्रॉम हिज अपब्रिंगिंग एंड हिज his family's religious value systems. So we can see that though he was not a very religious person, but he had some values that were inculcated him through his upbringing. अब ये जो कांत है वो आगे जाके पढ़ाई करते हैं उसी टाउन में। तो एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉनिंग्सबर्ग जो है इसी जगह वो पैदा हुए और यहीं पे रहे वो और यहीं पे उनकी मौत हुई। तो बहुत ही एक पर्टिकुलर टाउन में ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है। बट इन्होंने पढ़ाई बहुत की है। तो इन्होंने कॉनिंग्सबर्ग यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया और यहाँ पे उनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और इन्फ्लुएंस हुई बाय द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक आइजैक न्यूटन। आपने आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा, जॉन लॉक के बारे में सुना होगा, क्रिश्चियन वुल्फ। इनकी ऊपर उन्होंने हम कह सकते हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत उनके ऊपर था। इनके ऊपर उन्होंने पढ़ाई की। और इसके अलावा भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और उनकी जो रीजनिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है फ्रॉम दिस थिंकर्स। तो आगे ज़िंदगी आगे बढ़ी उनकी और
ही वर्कड वेरी 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 हार्ड, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उनकी लाइफ में भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा रिचनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं थी. ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड एंड ही वर्कड एज अ प्राइवेट ट्यूटर. प्राइवेट ट्यूटर यानी आप जो आपकी स्टूडेंट है वही आपको पैसे देते, आपकी कोई अलग से सैलरी नहीं होती. तो ही लिव्ड अ वेरी मॉडरेट लाइफ, और उनको सक्सेस भी मिली तो बहुत लेट मिली. इन हिज 50s ही बिकेम अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी. इसके अलावा आप देखोगे ही नेवर गॉट मैरिड. ही वॉज not a married person and he died at the age of 79 in the same town कॉनिंग्सबर्ग में. तो इनकी लाइफ अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं थी, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, म्यूज़िक डांस इन चीज़ों में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं था. शादी भी नहीं की इन्होंने, तो काफ़ी हद तक डल लाइफ थी. इतनी डल लाइफ थी यानी हम कह सकते इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ें फॉलो करते थे, अपना टाइम टेबल फॉलो करते थे कि कई बार जो लोग थे उनके नेबर्स में वो अपनी घड़ी को उनकी दिनचर्या से सेट करते थे. कहीं वो सुबह निकलते हैं तो कितना टाइम हुआ है ये उनके नेबर्स को पता चल जाता था. सो यू कैन सी ही लिव्ड अ वेरी हार्ड लाइफ बट ही वर्कड वेरी हार्ड. इन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत सारे बुक्स लिखे और हमें भी एथिकल थियरीज दी जो हम एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं. तो अगर इनके काम के बारे में देखें या इनके एथिकल थियरीज़ के बारे में पढ़ें तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थियरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है जिसे कहते हैं डियोंटोलॉजिकल थियरी. डियोंटोलॉजी, डियोंटो मतलब ड्यूटी. तो इनके हिसाब से जो मॉरलिटी होती है वो बेस्ड होती ऑन अ पर्सन्स ड्यूटी. तो इसे हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे. इसी को हम नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट भी कहते हैं. नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट मॉरलिटी भी कहते हैं. डियोंटोलॉजी की जो थियरी है उसी को नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट मॉरलिटी को कहते हैं. तो यहाँ पे इस थियरी में क्या होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करते हो ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे फोकस होता है रैदर देन आपके जो इमोशनल इम्पल्स है या आपके जो फाइनल गोल्स है. बहुत बार हम कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं यानी कॉन्सिक्वेंस पे फोकस होता है, यानी आप कोई भी एक्शन करते हो और आपका गोल होता है, ये दो अलग चीज़ें होती है. आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो मीन्स यूज़ करते हो और जो गोल है, कई बार ऐसा होता है कि मीन्स गलत होते हैं बट गोल अच्छा होता है. तो ये होती है कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी, यानी आपकी जो एक्शन की मोरालिटी डिपेंड करती है आपके गोल के ऊपर. बट नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी में क्या होता है कि आपका जो मीन्स है, जो गोल कुछ भी हो आपका, बट जो मीन्स है वो सही होना चाहिए. अगर वो सही है तो आपके एक्शन मॉरल है, सही है. तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये एक डियोंटोलॉजिस्ट या नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी जो आपके ड्यूटीज़ पे फोकस कर रहा है, यानी आपकी जो एक्शंस है उस पर फोकस कर रहा है रैदर देन इमोशनल इम्पल्स या जो फाइनल गोल है. एग्जाम्पल में देखें तो इट वुड बी रॉन्ग टू टेल अ लाई इन ऑर्डर टू सेव अ फ्रेंड फ्रॉम पनिशमेंट. ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है कि आपका फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में फंसा है और आप उसको बचा सकते हैं बाय जस्ट सेइंग लाई टू द पर्सन हु मे बी अ डेंजर टू योर फ्रेंड. इट कुड बी एन अथॉरिटी और इट कुड बी समवन रियली डेंजर पर्सन. सो इट वुड बी लाई, इट इज़ योर ड्यूटी टू से ट्रुथ, ये कहते हैं कान. और दूसरा एग्जांपल देखें तो डॉक्टर एज अ प्रोफेशन हम देखें तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो पेशेंट का केयर करे, वो इसे एज एन ऑक्यूपेशन ना समझे. सो वी कैन से अ डॉक्टर शुड ट्रीट अ पेशेंट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी नॉट टू प्रॉफिट वन सेल्फ. ये एक एग्जांपल हो सकता है हमारे लिए कि हम ड्यूटी पे फोकस करें तो ही हमारा जो भी एक्शन होगा वो मॉरल होगा. अगर कोई डॉक्टर सिर्फ पेशेंट से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है एंड ही इज़ नॉट मच कंसर्न इवन इफ ही डज अ गुड जॉब बट हिज मेजर मोटिव इज टू गेट मोर एंड मोर मनी आउट ऑफ पीपल, देन ही इज़ नॉट एक्टिंग इन अ मॉरल सेंस एज पर कांत. तो ये असर्ट क्या कर रहा है, तो एक निचोड़ निकलता है कि जो आपकी मॉरल एक्टिविटीज़ है वो हमेशा मोटिवेटेड होती है बाय द सेंस ऑफ ड्यूटी रैदर देन सेल्फ इंटरेस्ट और यूटिलिटी. सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में हमने देखा, यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस. तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमने सभी लोगों को ट्रीट करना चाहिए एज एन एंड इन इट सेल्फ एंड नॉट एज अ मीन. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. आपने एक सीरीज़ देखी होगी, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है गुड डॉक्टर, उससे एक एग्जाम्पल उठाया मैंने. तो गुड डॉक्टर में एक पर्टिकुलर एपिसोड है जहाँ पे दो जुड़वा बच्चियाँ होती है. जुड़वा बच्चियाँ यानी जुड़े हुए होते हैं, उनकी बॉडी एक्चुअल में जुड़ी होती है जिन्हें हम कंजॉइंट ट्विन्स भी कहते हैं.
तो वो कुछ ऑर्गन्स शेयर करते हैं, कुछ वाइटल ऑर्गन शेयर करते हैं। एक पर्टिकुलर जो बहन होती है वो चली जाती है कोमा में, बट ऐसे स्टेट में चली जाती है जहाँ पे that child is putting pressure on the other child, यानी this sister is in coma or in a state wherein it is difficult to recover her, and what she is doing is she is basically putting pressure on the other child. तो आपके पास एज अ डॉक्टर you have an option that you may basically transfer that vital organ from this child to the other child. तो उस सीरीज़ में तो उस एपिसोड में तो दिखाया था कि ये इस चाइल्ड के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बट ऐसे केस में कांत क्या बात करेंगे, कांत क्या इस चीज़ को मॉरल कहेंगी जो एक्शन डॉक्टर परफॉर्म कर रही है कि उसने एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया फ्रॉम दिस पर्सन टू अनदर पर्सन। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये बच्ची मर जाएगी बट दिस चाइल्ड विल सर्वाइव। तो क्या ये मॉरल एक्शन होगा? तो एज पर कांत आपको इस चाइल्ड को भी एज एन एंड ही समझना है, आपको इसको मीन नहीं समझना है कि दिस चाइल्ड इज नाउ अ मीन टू सेव दिस चाइल्ड, क्योंकि आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया है यहाँ पे, इसके बचने की गुंजाइश कम है तो लेट हर डाई। सो यू आर एक्टिंग or you are basically using that child as a mean to save another child. You may think in your head कि मैंने एटलीस्ट एक बच्चे को तो बचा लिया, बट यहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंस यानी गोल को सामने रख रहे हो, या इमोशनल इम्पल्स हो सकता है। उस पर्टिकुलर एपिसोड में उसकी माँ कहती है, बच्चों की माँ, कि नहीं एक बच्चा तो बचना चाहिए, तो एक इमोशनल इम्पल्स भी दिखता है। तो इमोशनल इम्पल्स और जो गोल है इसको कांत रिफ्यूट करते, वो कहते हैं आपकी ड्यूटी है कि आपको हर बच्चे को एज एन एंड समझना है रैदर देन मीन। तो इसके पीछे रीज़न भी देते हैं कांत कहते कि जो भी मॉरल एजेंट है, यहाँ पे मॉरल एजेंट डॉक्टर है, कि उसके हाथ में है कि क्या वो एक्शन मॉरली करता है या नहीं। वो खुद भी नहीं चाहेगा कि उसको एज एन मीन समझा जाए रैदर देन एंड, कि उसके साथ अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको यूज़ किया जाए फॉर बेनिफिट ऑफ अदर, ये वो खुद नहीं चाहेगा। इसीलिए अगर वो ये चीज़ करता है विद अनदर पर्सन तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ मॉरल थिंग पर से। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब जब कांत बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में, ड्यूटी के बारे में, तो वो हर तरह की ड्यूटी हो सकती है। आप घर पे झाड़ू पोछा लगा रहे हो, किसी जगह पे काम कर रहे हो, आप अपने मदर को हेल्प कर रहे हो, दोस्त को हेल्प कर रहे हो, ये ड्यूटी की तरह हम देख सकते हैं। बहुत सारे ड्यूटी है, तो हर ड्यूटी क्या हम मॉरल और इमोरल कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करें? तो कांत भी डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्शन को दो तरीके से। ये सारे एक्शन है हमारे लिए, तो एक्शन इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी एंड एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये दो डिफरेंट एक्शन कांत बताते हैं। हर एक्शन को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक्शन डन इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी एंड एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। इसे हम आगे पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो कांत क्या कह रहे हैं कि जो एक्शन डन इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी है, अकॉर्डेंस इसको याद रखें, उसे हम मॉरल एक्शन नहीं कहेंगे, बट जो एक्शन डन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी है इसे मॉरल एक्शन कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। समझिए आप अपने दोस्तों के साथ चल रहे हैं रास्ते पे, और आप देखते हो दूर कहीं पे तो एक बेगर खड़ा है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और वो पैसे मांग रहा है। तो आपकी दोस्त बेसिकली वो भावुक हो जाती है और वो अपने वॉलेट से पैसे निकालती है और दे देती है उस बेगर को, और आपको कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उस बंदे के लिए, इसीलिए मैंने उसे देना ही पड़ा मुझे। I felt sorry for the poor man and I basically helped that poor man. I was compelled to help that poor man. तो ये जो एक पर्टिकुलर एक्शन किया है आपके दोस्त ने, इसके बारे में कांत क्या सोचेंगे? तो कांत क्या बोलेंगे कि आपके फ्रेंड ने का जो बिहेवियर है उसमें कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। उसने डेफिनेटली वॉलेट से पैसे निकाल के दे दिए, उसमें कोई मॉरल वैल्यू नहीं, क्योंकि उसका एक्शन जो है वो मोटिवेट हुआ है बाय एम्पथी। शी फेल्ट एम्पथेटिक टूवर्ड्स दैट पर्सन। एम्पथी का मतलब क्या है कि आप दूसरों की जो पेन है उसको समझने की आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी, और उसे आप एग्जिबिट करते हो, तो उसे एम्पथी कहते हैं, कि आप अपने को खुद के दूसरे के पोजीशन में डाल के उसको क्या फील हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हो। तो उस भावना से, उस क्वालिटी से ये एक्शन हुआ है, तो उसमें कोई मॉरलिटी नहीं है, ये इसे हम मॉरल नहीं कहेंगे। तो इसी को वो कहते हैं कि ये एक्शन है इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। कांत बिलीव करते हैं, तो क्या हम कहें कि कांत इमोशंस, एम्पैथी और इन सारी चीज़ों पे कोई मतलब इसे क्या पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं? तो वो कहते हैं कि कांत
अगर ऐसे केस में कांत कहेंगे कि आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छा काम किया है और उसे हम कमेंट भी करते हैं, बट उसमें कोई उसे हम मॉरल एक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज ये एक्टिविटी वैल्यूएबल है बट मॉरल नहीं है। तो इसे आप आगे पढ़ते हैं कैसे इसको और अच्छे से समझा जाए। तो जो एक्शन है इसके पीछे का रीज़न देते हैं कि जो भी एक्शन है वो अगर आप परफॉर्म करते हो विथ से सम सॉर्ट ऑफ डिज़ायर एम्पथी, तो उसमें कोई मॉरल वर्थ नहीं होती एज पर कांत। तो वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक्शन हो आपका, अगर उसमें आप फीलिंग और इमोशंस लाओगे, सो दोनों का कोई एक, हम कह सकते हैं मॉरलिटी और फीलिंग और इमोशंस का कोई कांटेक्ट नहीं है या कोई संबंध नहीं है। आप अगर कोई एक्शन करते हो और उसमें आपका डिज़ायर नहीं है और इवन आप एम्पैथेटिक नहीं हो, फिर भी वो अगर सही चीज़ है और उसे आप करते हो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, तो उसे हम मॉरल एक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आप एक पर्सन को देखते हो हु इज़ fallen down and you are giving CPR, you are trying to help that person, you are trying to bring that person to life again. तो saving a person life is moral not because it ensures something like आप आगे जाके यू विल फील गुड अबाउट इट कि मैंने एक बंदे को बचाया है, या आप उस बंदे की जो फैमिली है उसको ग्रीफ से बचा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में नहीं लाना है, या इन सारी चीज़ों की वजह से आपको उसको बचाना नहीं है। उसको आपको बचाना है क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। आप उस पर्सन को पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक काम कर रहे हो और वो सही काम है और उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी डिज़ायर्स है, इमोशंस है, उसको आप साइड में रख के वो काम करो फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, देन ओनली देन इट इज़ अ मॉरल एक्शन। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा कि एक्शन इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी एंड एक्शन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो कांत कह रहे हैं जो सेकंड टाइप का एक्शन है जहाँ पे आपकी डिज़ायर्स, आपके ओपिनियंस टुवर्ड्स अ पर्सन, इट शुड बिकम इनसिग्निफिकेंट इफ दैट right has to be done. So if you do things for the sake of duty, then it is a moral action. अब जो कांत है वो कहते हैं कि जो गुड विल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड विल यानी विल टू डू राइट थिंग्स, यानी हमने जो कहा कि जो सही चीज़ है वो करना ही है आपको। द विल टू डू राइट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर कांत। और ये जो विल है टू डू राइट थिंग, ये सेल्फ डिटरमाइंड होता है और सेल्फ लेजिस्लेटिव होता है। सेल्फ डिटरमाइंड यानी कोई किताब नहीं है जो आपको बताएगी कि ये सही है, ये गलत है, या और ये सेल्फ लेजिस्लेटिव भी होता है, यानी आप अपने एक्शन को लेजिस्लेट भी करते हो। एग्जाम्पल देखें तो चैरिटी ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, बट यहाँ पे कांत क्या कह रहे हैं कि चैरिटी कई बार लोग इम्पल्स की वजह से देते, कि आप पीयर प्रेशर की वजह से देते हो कि चैरिटी हो रही है और आप भी एक पर्सन हो वहाँ पे, तो आपके दोस्त ने पैसे निकल के दे दिए तो आप भी दे रहे हो। इसके अलावा हो सकता है कि एक इमोशनल इम्पल्स आ जाए आपको आपके सामने। तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, दिस शुड नॉट गवर्न योर एक्शन, इट शुड बी सेल्फ डिटरमाइंड एंड सेल्फ लेजिस्लेटिव। यानी आप सोचिए कि आप चैरिटी कर रहे हो, स्पेसिफिक कॉज के लिए कर रहे हो। चैरिटी स्पेसिफिक कॉज के लिए हो सकती है फॉर सेविंग एनवायरनमेंट, फॉर बिल्डिंग हाउस ऑफ पीपल हु हैव बिन हिट बाय सुनामी, या किसी बच्चे को जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको आप हेल्प कर रहे हो इन देयर लर्निंग। तो ये सेल्फ डिटरमाइंड है कि आपने खुद ने सोचा, और सेल्फ लेजिस्लेटिव है, आप खुद के एक्शन को लेजिस्लेट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे कांत बिलीव कर रहे कि हर बंदा जो है, हर एक इंसान जो है उसकी खुद की विल होती है और उस हिसाब से ही वो काम करता है। अगर वो दूसरों के हिसाब से काम करता है तो देन ही इज़ नॉट फ्री, ही हैज़ टू वर्क एज पर हिज ओन विल, देन ओनली देन ही इज़ फ्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कांत अपने थियोरी में। तो हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ड्यूटी, कि आपको ड्यूटी पे फोकस करना है, अपने एक्शन पे फोकस करना है रादर देन कॉन्सिक्वेंस। और फिर ड्यूटी में ही आपने चीज़ देखी, इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि आपकी जो इम्पल्सेस है, जो आपकी डिज़ायर्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव टू वर्क फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी रादर देन इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी, और उसी को हम मॉरल एक्शन कहते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर होगी, बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि कौन सी चीज़ को हम मॉरल कहें, कि बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं और आपने कहा है कि सेल्फ डिटरमाइंड सेल्फ लेजिस्लेटिव होना चाहिए, कि आप सोचते हो वही चीज़, मतलब कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई रिलीजियस
प्रिंसिपल्स नहीं है जो सही है गलत है। आपको गाइड कौन करेगा कि सही क्या है गलत क्या है? कि आप कह रहे हो कि सेल्फ डिटरमाइंड है, आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये थोड़ा सा वेग पता चलता है। तो इसके ऊपर भी कांत सोल्यूशन देते हैं। वो सोल्यूशन देते हैं, उसका नाम है कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। तो कांत क्या कहते हैं कि जो मॉरलिटी होती है ये बेसिकली क्या मीन करता है? एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो विथ इन अकॉर्डेंस होना चाहिए विथ कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। पहले इम्पेरेटिव क्या है वो समझेंगे हम। इम्पेरेटिव बेसिकली मतलब उसका होता है कमांड, कि कमांड करना, कि यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस। यहाँ पे कमांड है कि आपको ये चीज़ करनी है। वो प्रॉमिस हो सकता है टू योर चिल्ड्रन, टू योर पार्टनर, टू योर फ्रेंड, और अ लीगल कमांड, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर प्रॉमिस यू हैव गिवन, तो यू हैव टू फुलफिल। तो यहाँ पे कमांड है कि आपको करना है। तो दो तरीके की इंपेरेटिव होते हैं, एक होता है हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव और दूसरा होता है कैटेगरिकल इंपेरेटिव। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कांत इस चीज़ के बारे में बात करें कैटेगरिकल इंपेरेटिव, बट हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव भी हम समझ लेते हैं। तो कांत क्या कह रहे हैं कि मॉरलिटी मीन्स एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद कैटेगरिकल इंपेरेटिव, कि आपको कैटेगरिकल इंपेरेटिव के हिसाब से काम करना है, तो ही उसी को हम मॉरलिटी कहेंगे एज पर कांत। तो हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव क्या होता है? ये वो इंपेरेटिव होता है, ये वो कमांड होता है जो एक्सप्रेस होता है एज अ कंडीशनल कमांड। एक कमांड है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। क्यों भाई, क्यों हार्ड वर्क करना है आपको? बिकॉज ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ कंडीशन इन्वॉल्व हियर। बट कैटेगरिकल इंपेरेटिव क्या कहता है, या हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेस करता है एब्सोल्यूट कमांड। एक एग्जांपल है डू नॉट चीट। चीटिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आप चीट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, आप एग्ज़ाम में चीट कर सकते हो, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चीट कर सकते हो। तो ये जो है ये गलत चीज़ है। यू शुड नॉट चीट, यू डू नॉट चीट। डू नॉट चीट यानी ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई इफ़ एंड एल्स नहीं है कि मैंने चीट किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू, देर इज़ इफ़ एंड बट, ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता यहाँ पे। जैसे इफ़ एंड बट का क्लॉज है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तभी आपको, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, ये कमांड जो है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, यू डू नॉट हैव टू चीट, देयर इज़ नो इफ़ एंड देन क्लॉज ओवर हियर। इसी को हम कैटेगरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। तो कांत क्या कह रहे हैं कि जो आपकी मॉरलिटी है वो तभी पता चलेगी, वो तभी एक्सप्रेस होगी अगर आप कैटेगरिकल इंपेरेटिव के साथ काम करें। तो बहुत सारे, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं डू नॉट चीट, ये कमांड है, ऐसे बहुत सारे कमांड हो सकते हैं। डू नॉट चीट, डू नॉट लाई, डू नॉट हार्म एनी वन एल्स। बट क्या हर चीज़ को हम मॉरल कहेंगे? तो उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके फैमिली को इंजर कर रहा है और आपको कैटेगरिकल इंपेरेटिव है कि डू नॉट हर्ट एनी वन, तो क्या आप अपने फैमिली को नहीं बचाओगे? तो ये जो चीज़ें हैं अभी भी वीक है, हमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है। कैटेगरिकल इंपेरेटिव ठीक है, बट क्या कैसे ये वर्क करेगा, कैसे पता चलेगा कौन सी एक्शन मॉरल है या नहीं है? तो इसके ऊपर वो एक फार्मूला देते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज देते हैं। फार्मूलाज यानी बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं। सो ही गेव अराउंड 4 फॉर्मुलेशन ऑफ कैटेगरिकल इंपेरेटिव, बट इसमें से 2 फॉर्मुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी और दूसरा है फॉर्मूला ऑफ द एंड। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी क्या है? तो ये कहते हैं कांत कि आपका जो प्रिंसिपल है, यानी जो मॉरल एजेंट है, वो जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, अगर उसको, और वो जो एक्शन ले रहा है बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, अगर उसको यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, देन दैट एक्शन हैज़ अ मॉरल वर्थ। सो इफ द प्रिंसिपल ऑन विच मॉरल एजेंट एक्ट कैनॉट बी यूनिवर्सलाइज, देन दैट एक्शन हैज़ नो मॉरल वर्थ। कन्वर्सली वी आर सेइंग कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, देन इट इज़ मॉरल। इफ दैट प्रिंसिपल इज नॉट, यू कैनॉट बी यूनिवर्सलाइज, यानी पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट ना करे, देन इट हैज़ नो मॉरल वर्थ। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपने एक अर्बन लेजेंड के बारे में सुना होगा, रॉबिन विलियम्स, आई गेस नॉट रॉबिन विलियम्स, देयर वाज एन अर्बन लेजेंड इन ब्रिटेन, हुड, समवन विद द नेम हुड. So what he used to do, he used to basically take money from the rich and then give it to poor. रॉबिन विलियम्स, आई गेस। तो इनका क्या था कि ही वॉज अ डेकॉइट एंड ही वुड गो इन टू दी पैलेसेस और ही वुड लूट द मनी एंड देन ही वुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर। तो ये कई बार
जो अर्बन लेजेंड इस पे बना है, तो इसको बहुत ही मॉरल समझा गया है एक टाइम पे, बट कांत इसको मॉरल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टीलिंग है, ये जो प्रिंसिपल है इनका, इसको यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। आप पूरी दुनिया में ये चीज़ को हर एक बंदे को एग्री नहीं करवा सकते कि स्टीलिंग करना सही है। उसके पीछे आप अच्छे रीज़न दे सकते हो कि नहीं, मुझे गरीबी को दूर करना है, इक्वालिटी को बढ़ाना है, बट देन देयर विल बी पीपल हु वुड से कि ये गलत है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने हिसाब से काम करता है। उसको 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 राइट है कि वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाए, रिचनेस को आगे बढ़ाए, या रिच होने के लिए वो ट्राई करे, और आप किसी के पैसे लूट के दूसरों को दे दोगे तो ये गलत बात है। सो दिस कैनॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, इसीलिए दैट एक्शन इज नॉट अ मॉरल एक्शन। जो स्टीलिंग है वो मॉरल एक्शन नहीं है। इसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि क्या फिर मॉरल है। एग्जाम्पल है कि हेल्पिंग अ फ्रेंड इन नीड। क्या कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा पूरे यूनिवर्स में कि दोस्त को हेल्प करना ये गलत बात है? बहुत ही रेयर होगा कोई पर्सन जो अपने सेंस में नहीं होगा वही ये चीज़ कहेगा कि अपने दोस्त को हेल्प करना गलत है। तो ये हेल्पिंग अ फ्रेंड, इट कैन बी यूनिवर्सलाइज। दैट्स वाई वी कैन से दिस फॉर्मूला ऑफ कैटेगरिकल इंपेरेटिव अप्लाइज हियर, कि हेल्पिंग अ फ्रेंड एज एन एक्शन इज अ मॉरल एक्शन। वाई? इट कैन बी यूनिवर्सलाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आपके एक्शन जो है वो मॉरल है या नहीं है। इसके अलावा सेकेंड जो हमारा फॉर्मुलेशन है, फॉर्मूला ऑफ द एंड, इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स, एज पर दिस फॉर्मूला, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर इनहेरेंट वैल्यू होता है, एंड इसीलिए उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए एज अ मीन टू अ पर्टिकुलर एंड। ये हमने चीज़ पढ़ी थी ड्यूटी के बारे में हम जब बात किए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कांत कि हर एक इंसान के अंदर एक इनहेरेंट वैल्यू होती है, और इसीलिए उसको एज अ मीन नहीं समझना है, उसको एज एन एंड समझना है। तो एक्शन दैट ट्रीट्स अदर एज मीन इज एन इमोरल एक्ट। जो भी एक्शन आप कर रहे हो, अगर आप दूसरे को एज अ मीन समझ रहे हो, जैसे बहुत जगह फ्रॉड होते हैं, सेलिंग होती है, एडटेक कंपनीज में भी बहुत एग्रेसिवली सेल किया जाता है। उनको बताया जाता है कि हम इम्पार्ट कर रहे हैं आप पे एजुकेशन, आपकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खुद की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे ऐंठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट चार्जेस लगा रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग दी पीपल एज अ मीन, नॉट एज एन एंड, कि नहीं हमें अच्छे आईएएस बनाने हैं जिनमें अच्छी नॉलेज हो, एथिकली अपराइट पर्सन हो। नहीं, ऐसा सोच नहीं रहे वो सोच रहे कि बस कोर्स चढ़ा देना है और बच्चों से पैसे ऐंठने। तो ये एक गलत एक्शन होगा, क्योंकि आप बच्चों को एज अ मीन समझ रहे हो। सेकंड, अगर देखें, अगर आप बहुत जगह फ्रॉड देखते हो, जहाँ पे लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं थ्रू वेरियस फ्रॉड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एज अ मीन समझा जा रहा है टू द एंड। व्हाट इज द एंड फॉर देम? दैट इज मेकिंग प्रॉफिट। द एंड इज नॉट द ह्यूमंस हु हैव इनहेरेंट वैल्यू। तो चीटिंग, ये समवन इज एन इमोरल एक्ट एज इट ट्रीट्स अदर एज अ मीन टू एन एंड। तो ये एक एग्जांपल है हमारा सेकंड फॉर्मुलेशन का। दो फॉर्मुलेशन देखे हमने, एक है कि जिसे कहते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ द एंड, जो हमने अभी पढ़ा है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन दिए जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ मॉरल है, इमॉरल है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने शुरुआत की विद डियोंटोलॉजी, ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी को हमने दो चीज़ों में सेपरेट किया। एक है ड्यूटी इन एक्शन इन अकॉर्डेंस ऑफ ड्यूटी, एक्शन फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। हमने देखा कि फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी जो है वो मॉरल है। फिर बहुत सारे ड्यूटी हो सकते हैं, बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, तो कैसे पता चले कोई मॉरल है? तो उसके लिए कैटेगरिकल इंपेरेटिव दिया कांत ने। कैटेगरिकल इंपेरेटिव यानी एक कमांड होता है जो आपको विदाउट इफ्स एंड देन आपको वो फॉलो ही करना पड़ता है। बट देन देर आर लॉट ऑफ कमांड्स जैसे डू नॉट चीट, डू नॉट हर्ट एनीवन, हाउ टू नो व्हाट इज़ मोर मॉरल या व्हाट इज़ मॉरल इनफ। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मुलेशन दिए, 4 फॉर्मुलेशन दिए। एक है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी, और दूसरा है फॉर्मूला ऑफ द एंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, और भी फॉर्मुलेशन है, बट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस और मोर फेमस इन दैट सेंस। तो इससे पता चलता है हमें एक्शन कैसे हम डिस्टिल करते हैं विच इज़ मॉरल एंड इमॉरल। और आखिर में कांत कहते हैं जो कैटेगरिकल इंपेरेटिव है ये आपके प्योर विल से अराइज होता है।
यानी यहाँ पे भी अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल लॉज कि ये आपके विल से राइज होता है rather than someone else giving you these categorical imperatives. So this is what Kant is talking about when he is talking about. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि उनकी पैदाइश तो रिलीजियस होम में हुई है बट ही हैज़ मूव्ड टूवर्ड्स रीज़न. तो ये एनलाइटनमेंट एरा का इफेक्ट दिखता है उन पर. उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन और बाकी फिलोसफर्स को पढ़ा है. तो यहाँ पे उनकी एथिक्स कैसे बिल्ड हो रही है वो हमें पता चलती है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. कांत के बारे में हमने पढ़ा है. आगे और भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर्स में ताकि हमारे आंसर्स बहुत अच्छे बने. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर्स. आप पढ़ते रहिए एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन थैंक्स एंड बाय.